तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो आज हम बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 में जो होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का उसको करेंगे। और आज ये फर्स्ट डे है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास का नाम जो है मैं हर रोज़ एक डोज रखे हैं, तो आप लोग जो है आप लोगों को क्या करना है, हर रोज़ एक डोज लेना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो चलिए यहाँ पर जो हम बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और उसके बाद फिर मैथ, फिर जीके, जीएस, बहुत जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को हम क्लियर करवा देंगे। तो अब की बार सबका बेड़ा पार होगा। चलिए, तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे स्क्रीन पे वो देखिए क्या आ रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यानी मानव रिप्रोडक्शन में, मानव प्रजनन में कौन सी कोशिका भाग लेती है। यहाँ पे याद रखिएगा जनन कोशिका भाग लेता है, जर्म सेल। यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन जो कर रहा है देखिए मानव प्रजनन जो होता है, मानव प्रजनन इसका हिंदी होता है मानव प्रजनन। रिप्रोडक्शन का हिंदी जो होता है प्रजनन होता है। और प्रजनन जो है, प्रजनन में कौन सी कोशिका भाग लेती है, उसके बाद जो प्रजनन में कौन सी कोशिका भाग लेती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जनन कोशिका यानी जर्म सेल भाग लेती है। आप लोग पढ़े भी होंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए क्या है। बिना गैमिट यानी कोई भी गैमिट भाग नहीं ले रहा है, बिना गैमिट के भाग लिए संपन्न होने वाले रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, यानी प्रजनन को क्या कहते हैं। जिसमें मतलब कोई गैमिट भाग नहीं लेता है उसको क्या कहते हैं वो देखिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है यानी प्रजनन जो है दो प्रकार का। अब प्रजनन पूछिएगा क्या होता है, ये होता है फ्यूज ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन जो होता है प्रजनन जो है दो विपरीत गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार का होता है प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पे जो ये मतलब क्वेश्चन कर रहा है बिना गैमेट यानी कोई भी गैमेट भाग नहीं लेता है, वो जो मतलब प्रजनन होता है उसमें उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, बिना गैमेट। अब पूछेगा मेल गैमेट क्या, ये गैमेट क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि गैमेट जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है मेल गैमेट जो है मेल गैमेट होता है, और दूसरा जो होता है फीमेल गैमेट होता है, जिसको फीमेल गैमेट जो है दोस्तों वो है फीमेल गैमेट जो है ओवम कहलाता है और मेल गैमेट स्पर्म कहलाता है। तो यहाँ पे आपको गैमेट याद रखना है, मेल गैमेट स्पर्म कहलाता है और फीमेल गैमेट ओवम कहलाता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, बिना गैमेट के भाग लिए संपन्न होने वाले रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, और लैंगिक प्रजनन हिंदी में कहते हैं, और इसको इंग्लिश में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, जानवरों में निषेचन का प्रोसेस जो है प्रोसेस फीमेल के शरीर में कहाँ पर होता है, यानी मानव, बंदर और चिंपैंजी, ये तीन ऐसे जीव है जिसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र की क्रिया जिसको एमसी बोला जाता है वो होता है। मानव, बंदर और चिंपैंजी को छोड़कर जितने भी जीव है उन सभी में जो है स्ट्रेस साइकिल होता है। मानव, बंदर और चिंपैंजी को छोड़कर जितने भी जीव है वो सभी जीवों में जो है स्ट्रेस साइकिल की क्रिया होता है। और तीन ऐसे ही जीव है मानव, बंदर और चिंपैंजी जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र की क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों, जानवरों में निषेचन का प्रोसेस यानी फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है। फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको एक फैलोपियन ट्यूब दिखाया गया होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखाया गया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है अंडवाहिनी नली आपको दिखाया गया होगा, जहाँ पे जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जाके मिल जाता है। फीमेल गैमेट थोड़ा आकर्षण होता है, इसलिए वो जो है मेल गैमेट को अपनी ओर खींचता है, और खींचने की वजह से जो है वहाँ पे मतलब जब दोनों मिल जाता है, मिल के एक जाइगोट का निर्माण करता है, तो वही जाइगोट बनने की क्रिया को जो है निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा निषेचन का प्रोसेस फीमेल के किस शरीर में होता है, कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अंडवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मलेरिया बुखार, बहुत मजेदार क्वेश्चन सब है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मलेरिया बुखार में कपकपी व उच्च ज्वर निम्न में से किस विषैले रासायनिक पदार्थ के द्वारा होता है। तो ये जो होता है दोस्तों मलेरिया बुखार में ठंडा लगता है और उच्च ज्वर होता है यानी उच्च बुखार होता है। तो ये जो होता है हीमोजोइन एक रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण ये
कपकपी और उच्च बुखार आता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। मलेरिया बुखार में जो है कपकपी व उच्च ज्वर निम्न में से किस विषैले रासायनिक पदार्थ के द्वारा होता है? रासायनिक पदार्थ यहाँ पे छूट गया है दोस्तों, रासायनिक छूट गया है, तो यहाँ पे हीमोजोइन आप लोग याद रखिएगा, हीमोजोइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक्स लेने पर ठीक नहीं होती है? वो होती है अमीबियाता। एंटीबायोटिक्स जो है लेने पे ठीक नहीं होता है, कौन सी बीमारी? एंटीबायोटिक्स अब पूछिएगा क्या होता है, तो यहाँ पे जो है जब शरीर में दवा काम नहीं करता है तो उसको दवा को एक्टिवेट करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ताकि मतलब सक्रिय बनाने के लिए जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है। और ये जो एंटीबायोटिक लेने पर भी ठीक नहीं होता है, वो कौन सी बीमारी है? वो देखिए अमीबियाता है। अमीबियाता एक ऐसी बीमारी है जो एंटीबायोटिक्स लेने पर भी ठीक नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है देखिए, HIV यानी ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस एक रेट्रो वायरस है। HIV एक रेट्रो वायरस है जो निम्न में से किसको इफेक्ट यानी प्रभाव करता है? हेल्पर टी कोशिका को ये सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, रेट्रो वायरस जो है HIV एक रेट्रो वायरस है जो निम्न में से किसको इफेक्ट करता है? तो हेल्पर टी कोशिका को ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा हेल्पर टी कोशिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एड्स यानी बिहार पारा मेडिकल के लिए 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का दोस्तों, याद रखिएगा। तो एड्स रोग यानी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। रोग की पहचान जो है मुख्यतः किससे किया जाता है? अब आ गया दोस्तों पारा मेडिकल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग पूछिएगा कि पारा मेडिकल में जो है आप लोग को एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स आता है, उसी के अंदर ये एलिसा टेस्ट करना सिखाया जाएगा आप लोग। जब आप लोग जो है एलिसा टेस्ट मतलब ये लैब टेक्नीशियन का कोर्स कीजिएगा ना पारा मेडिकल के अंतर्गत, तो आपको ये एलिसा टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, ब्लड जांच, एलिसा टेस्ट और यूरिन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है जो आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा अब जब आप लैब टेक्नीशियन की कोर्स करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है एड्स रोग आप लोग नाम भी सुने होंगे एड्स रोग का। तो एड्स रोग की पहचान मुख्यतः किससे किया जाता है? एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शारीरिक संबंध, बहुत सारे ऐसे मतलब किसी का साबुन इस्तेमाल करने और तौलिया इस्तेमाल करने से भी ये रोग फैलता है। ये एड्स जो है रोग बहुत खतरनाक होता है और इसमें आदमी की जान जा सकती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एड्स रोग के लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये रखिएगा। तो ये एलिसा टेस्ट है, यही करवाया जाता है एड्स रोग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोई एंटीबॉडी क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि एंटीबॉडी एक होता है एंटीजन जो बीमारी को जो है बीमारी को बढ़ाने का काम करता है, यानी बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक को एंटीजन कहा जाता है, और बीमारी से लड़ने वाले कारक को जो है एंटीबॉडी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन जो होता है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एंटीजन जो होता है दोस्तों वो होता है बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारक को एंटीबॉडी कहा जाता है, और यहाँ पे एंटीजन कहा जाता है। और एंटीबॉडी जो कहलाता है दोस्तों वो बीमारी से लड़ने वाले कारक को एंटीबॉडी कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप में क्या होता है? तो वो रासायनिक रूप में जो है प्रोटीन होता है, यानी केमिकल रूप में जो है वो एक प्रोटीन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों वो स्क्रीन पे, रेबीज की टीका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रेबीज एक ऐसा बीमारी है जो कुत्ता डीओजी में होता है। ये रोग जो है डीओजी में होता है। एक रेबीज एक प्रकार का वायरस है और इसका टीका अभी आया था। तो टीका जो आया था दोस्तों, इसका वैक्सीन जो आया था, वो वैक्सीन का खोज जो है किस मतलब वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा लुइस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा लुइस पास्चर ने किया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि लुइस पास्चर ने किया था रेबीज टीका की खोज। तो यहाँ पे आप लोग को लैब टेक्नीशियन से एक और मतलब क्वेश्चन आ चुका है, विडोल टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? जब आप लोग पारा मेडिकल के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन का कोर्स कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये विडोल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, विडोल टेस्ट, सभी टेस्ट वहाँ पे सिखाए जाते हैं। लैब टेक्नीशियन का बहुत अच्छा कोर्स है और ये मतलब लैब में काम करने के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। तो आप लोग लैब टेक्नीशियन को कोर्स कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को सभी प्रकार के टेस्ट को करना सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विडोल टेस्ट जो है, विडोल एक जाँच का नाम है और ये टेस्ट जो है किस रोग के पहचान के लिए, यानी किस बीमारी के पहचान के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा टाइफाइड एक बुखार का नाम है और इसके पहचान
इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है वो विडल टेस्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा विडल टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है, तो टाइफाइड रोग के लिए करवाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, कैंसर किस कारण से होता है। कैंसर जो होता है दोस्तों, कैंसर जो होता है ऑन्कोजीन के कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कैंसर दो प्रकार का होता है, एक साधारण कैंसर होता है और एक मतलब दो टाइप का क्वेश्चन होता है। और ये जो होता है कैंसर किस कारण से होता है, यहाँ पे ये याद रखने की चीज़ है कि कैंसर जो है ऑन्कोजीन के कारण से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। एड्स के बारे में मैंने ऊपर भी बताया कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम यानी रोग होता है। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। बीमारी में HIV यानी ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस जो है किसको, यह एक प्रकार का वायरस है। HIV एक प्रकार का वायरस है जिसका फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस किस कोशिका को नष्ट करता है। एड्स रोग में जो है HIV जो है किस कोशिका को नष्ट करता है, तो T4 लिम्फोसाइट को ये कोशिका का नाम है और ये जो है T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देता है HIV। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो है, संक्रमण टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखिएगा हेपेटाइटिस बी एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इसमें जो है शरीर पीला पड़ने लगता है। इसको पीलिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पीलिया रोग के नाम से नहीं जाना जाता है, शरीर पीला हो जाता है, आँख पीला हो जाता है और ये हेपेटाइटिस बी कहलाता है बीमारी। तो यहाँ पे जो कह रहा है हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आच्छादन के द्वारा ये होता है। ऑप्शन ये अगर ये रहे तो आप लोग को टिक मारना है यही। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो है पैरामेडिकल के अंतर्गत 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन बराबर 5 नंबर आपको दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है। मुर्गियों में जो है मुर्गी फार्म जब आप लोग खोलेंगे तो वहाँ पे जो है मुर्गी फार्म खोलेंगे नहीं, आप लोग को तो पैरामेडिकल करना है ना। तो मुर्गी फार्म जो लोग खोलेंगे मतलब खोलते हैं, वहाँ पे मुर्गियों में एक बीमारी होती है और वहाँ पे जो है बीमारी का नाम होता है रानीखेत एक प्रकार की बीमारी है जो मुर्गियों में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव में रिप्रोडक्टिव फेज की अवधि मानी जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं समझाना चाहूँगा कि मानव का औसतन आयु जो है 60 वर्षों का है और 60 वर्षों को जो है 60 वर्ष को जो 3 भागों में बांटा गया है, जो 0 से 12 वर्ष तक एक फेज चलता है जिसको किशोरावस्था जुवेनाइल फेज बोलते हैं इंग्लिश में, इसको जो है जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और इस फेज में जो है व्यक्ति का शरीर के केवल वृद्धि विकास होता है, यानी मानव के शरीर का केवल वृद्धि विकास होता है 0 से 12 वर्ष के बीच, लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया जुवेनाइल फेज। अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज जो है, रिप्रोडक्टिव फेज ये मानव के जीवन काल की दूसरी अवस्था है, रिप्रोडक्टिव फेज। और इस फेज में जो है मानव के शरीर के वृद्धि विकास होने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और इस फेज में जो मानव बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है रिप्रोडक्टिव फेज जो कह रहा है दोस्तों, वो कब से कब तक चलता है, तो 0 से 12 वर्ष तक जुवेनाइल फेज चला था और 12 से 45 वर्ष तक जो है ये रिप्रोडक्टिव फेज चला था। 12 से 45 वर्ष तक जो है रिप्रोडक्टिव फेज चलता है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद उसके बाद जो है दोस्तों सेनेसेंट फेज एक होता है। सेनेसेंट फेज जो 45 से 60 वर्षों तक चलता है और इसमें मरने का स्टेज भी बोला जाता है इसको। इसमें जो है मानव का शरीर का वृद्धि विकास नहीं होता है, इसमें जो है मानव का कोशिका जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और कोशिका धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब आदमी की मृत्यु हो जाती है सेनेसेंट फेज में। तो ये फेज जो है 0 से 12 वर्ष तक जुवेनाइल फेज, 12 से 45 वर्ष तक जो है रिप्रोडक्टिव फेज और इसमें 33 वर्ष का समय मिलता है। और उसके बाद जो है जुवेनाइल फेज जो मरने का स्टेज होता है जो कि 15 से 60 वर्ष तक चलता है और इसमें 15 वर्ष का समय मिलता है आदमी को मरने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझाने का था तो मैंने समझा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव के जीवन काल की पहली अवस्था को कहते हैं, मैंने ऊपर ही बता दिया है कि मानव के जीवन काल की प्रथम अवस्था को जो है जुवेनाइल फेज बोला जाता है, यानी किशोरावस्था। और इस फेज में जो मानव का शरीर के केवल वृद्धि विकास होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो देखिए क्या है। मानव रुधिर एबी वर्ग में एबी वर्ग होते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि मानव रुधिर यानी मानव ब्लड यानी ह्यूमन ब्लड एबी वर्ग में एबी ग्रुप ब्लड ग्रुप एबी में जो है ह्यूमन ब्लड एबी
ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी में होते हैं, क्या होते हैं? एंटीबॉडी उपस्थित, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, बीमारी से लड़ने वाले कारक नहीं पाए जाते हैं, और इस ए बी ब्लड ग्रुप को जो है बहुत खराब ब्लड ग्रुप माना जाता है और ये आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, बीमारी से लड़ने वाले कारक, लेकिन यहाँ पे एंटीजन जो है बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारक इसमें पाए जाते हैं ए बी ब्लड ग्रुप में। ये बहुत खराब ब्लड ग्रुप है और ये ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी यानी बीमारी से लड़ने वाले कारक नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकाला जाता है? मधुमेह रोग यानी चिनिया बीमारी जिसको बोलते हैं, उस बीमारी में जो है इंसुलिन नाम का एक इंजेक्शन आता है जिसको लेने से शरीर ठीक रहता है, शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तो मधुमेह रोगियों के लिए मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है? तो आपको यहाँ पे सुनहरे अक्षर में लिख दिया गया है कि भैंस के अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकाला जाता है। और पेनक्रियाज क्या होता है ये आप 11th और 12th और 10th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो खड़ा है वीर्य यानी स्पर्म, मेल गैमीट स्पर्म कहलाता है और फीमेल गैमीट ओवम कहलाता है, मैंने पीछे ही बता दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है वीर्य यानी स्पर्म को किस में हिमकृत किया जाता है? मेल का जो स्पर्म होता है उसको यानी सीमेन भी बोलते हैं इसको। और आप लोग वहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोग जो वेटरनरी डॉक्टर को वो जो एक डब्बा होता है और उस डब्बे में जो है सीमेन को रखा जाता है और सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। तो वो सीमेन को जो रखा जाता है उसको किस में रखा जाता है कि वो मरता नहीं है कभी? तो यहाँ पर अगर आप स्पर्म को जो है यानी स्पर्म को तरल नाइट्रोजन में रखते हैं तो ये कभी मरता नहीं है। और वेटरनरी डॉक्टर के पास जो डब्बा होता है उसमें तरल नाइट्रोजन ही होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखा जाता है स्पर्म को यानी वीर्य को। स्पर्म यानी वीर्य और मेल गैमीट होता है ये स्पर्म। तो चलिए यहाँ पे समझा दिया गया है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुए? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ भोपाल गैस त्रासदी भोपाल में जो है एक यूनियन कार्बाइड नामक कारखाना था जो पेस्टिसाइड बनाने की कंपनी थी। और उस कंपनी में जो है एक पाइप लीकेज होने की वजह से जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गया था और उसमें जो है हजारों लोग मारे गए थे और डॉक्टर लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि आदमी के शरीर में जो है सांस के द्वारा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस अंदर गया है और जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए हैं। तब इसी त्रासदी को जो है भोपाल गैस त्रासदी नाम दिया गया। और ये जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मैंने बता दिया मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एक ऐसा गैस है जो आदमी के शरीर में मिलते ही उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे आज 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आज हम किए हैं और फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा दोस्तों वो फिर 20 क्वेश्चन का होगा। और ऐसे करते करते हम बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है मैथ स्टार्ट करेंगे और जीके जीएस जो भी है सब स्टार्ट करके खत्म कर देंगे। और अभी तक आपने अपने बिहार पैरामेडिकल सिलेबस का वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। छठ दीपावली तो हो गया है और छठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।